आज शुरू करते हैं शेरघाटी विधानसभा से। शेरघाटी विधानसभा जो गया में है और इस विधानसभा की अपनी खासियत है। फिलहाल ये जो गया वाला इलाका है ये माना जाता है कि माझी का इस इलाके में या शेरघाटी में कहे तो वर्चस्व रहा है, लेकिन क्या ऐसा रहा है? क्योंकि 2020 में आरजेडी ने यहां से जीत दर्ज की है, तो अब इस सीट का मिजाज आने वाले दिनों में कैसा रहेगा और पिछला मिजाज या पिछला इतिहास इस सीट का क्या रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। रंजन जी, अगर शेरघाटी को स्कैन करते हैं, आरजेडी ने तो जीत हासिल की, लेकिन इसका मिजाज क्या रहा है? क्या यहां से राजद जीतता रहा है या फिर हम का वर्चस्व नजर आया है कहीं? देखिए, जब आप शेरघाटी की बात करती हैं तो मतलब होता है शेरों की घाटी। और जो शेरघाटी है उसका आप इतिहास कह लीजिए, वो बहुत समृद्ध रहा है। और जहां तक राजनीतिक इतिहास की अगर हम बात करें तो 1957 में शेरघाटी में पहला चुनाव हुआ था और उसके बाद जो है 1957 में चुनाव हुआ, 62 में हुआ, 67, 69, 72। उसके बाद 77 से शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र जो है वो विलोपित कर दिया गया और इसे बोधगया विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा बना दिया गया। उसके बाद ये चीज़ें चलती रहीं और उसके बाद एक लंबे इंतजार के बाद जब नया परिसीमन हुआ 2008-9 में, तब जाकर शेरघाटी को पुनर्गठित किया गया एक विधानसभा क्षेत्र के रूप में और फिर 2010 में जो है यहाँ पर चुनाव हुए। अब इसका दो फेज हो गया, एक जो 1957 से 1972 तक चला। उस दौरान जो है आपको कांग्रेस का दबदबा दिखेगा, लेकिन जब अब ये दोबारा शुरू हुआ यहाँ पर विधानसभा का चुनाव 2010 से, तब आप देखते हैं कि जो दो सोशलिस्ट पार्टियां हैं, जो दो सामाजिक न्याय का नारा बुलंद करने वाली दो पार्टियां हैं, उनके बीच ही यहां पर मुकाबला होते हुए दिखा है, जिसमें सफलता दोनों तरफ मिली है, एक को 2 बार, एक को 1 बार। शेरघाटी की हम बात कर रहे हैं तो इसका जो इतिहास कहते हैं वो तो समृद्ध रहा ही है। और शेरघाटी, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि शेरों की घाटी, और कहा जाता है कि यहाँ पर जो फरीद खान थे, जो कि बाद में शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने जो शेर को मारा था वो यहीं पर जो है वो मारा था, इसी इलाके में, और इसी वजह से उनको एक उपाधि दी गई थी शेरशाह की। विज्ञान से भी जुड़ा हुआ नाम है शेरघाटी का। 25 अगस्त 1865 को शेरघाटी में जो है एक उल्का पिंड गिरा था मंगल ग्रह से, और अब हालांकि वो जो उल्का पिंड है वो आपको लंदन म्यूजियम में है, लंदन संग्रहालय में है, और उसका नाम जो है शेरगोट्टी मेटियोराइट है। और अगर आप वहां से देखें तो एक वहां से भी इतिहास जो है इसका दिखता है, लेकिन राजनीतिक इतिहास भी इसका जो है वो दिलचस्प रहा है। अब अगर हम यहां पर शेरघाटी की बात करें तो जब हम देखते हैं तो यहां पर अब तक कुल 8 चुनाव हुए हैं। 5 चुनाव 1957 से 1972 तक, और फिर 2010 से जो है वो 3 चुनाव यहां पर हुए हैं। तो कांग्रेस को 3 बार सफलता मिली है। जनता दल यूनाइटेड यहां से 2 बार सीट निकालने में कामयाब रहा है। तो आरजेडी का लालटेन जो है वो पिछले चुनाव में यहां पर जला। इसके अलावा जनक्रांति दल और निर्दलीय भी एक बार इस सीट को जीतने में सफल रहे हैं। अब हम आखिरी 3 चुनाव की बात कर लेते हैं। जब नए परिसीमन के अनुसार यहां पर 2010 में चुनाव हुआ, तो 2010 में जब चुनाव हुआ तो जेडीयू से प्रत्याशी उतरे विनोद प्रसाद यादव। दरअसल विनोद प्रसाद यादव पहले आरजेडी में ही थे, लेकिन वो एक वक्त था जब यहां पर शकील अहमद खान की बड़ी जो है उनका एक दबदबा था, तो आरजेडी से वो चुनावी मैदान में उतरे। विनोद प्रसाद यादव जेडीयू से चले गए। इसके अलावा अगर आप देखें तो सुषमा देवी निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, और इसके अलावा सुरेंद्र कुमार सुमन भी यहां पर चुनाव लड़ रहे थे। जब आप शेरघाटी में चुनावों
के आंकड़ों को देखते हैं और आकलन करते हैं तो आपको दिखेगा यहां पर जो है आमतौर पर मल्टी कॉर्नर फाइट या ट्रायंगुलर फाइट ही देखने को मिली है। तो उस वक्त क्या होता है कि विनोद प्रसाद यादव को 25,447 वोट आते हैं, 23.63% वोट, और दूसरे स्थान पर आश्चर्यजनक रूप से शकील अहमद खान नहीं थे, सुषमा देवी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी वो रहती हैं, 18,944 वोट उनको आता है, 17.6%। तीसरे स्थान पर शकील अहमद खान आरजेडी प्रत्याशी, उनको 18,623 वोट, मतलब 17.3% वोट। और चौथे स्थान पर सुरेंद्र कुमार सुमन जो कि निर्दलीय थे, उनको भी 15,000 से कुछ ज्यादा वोट आए, मतलब लगभग 14% वोट। तो वोटों का बंटवारा हुआ, एक चतुष्कोणीय मुकाबला था। और यहां पर आप देखिएगा कि सिर्फ 23.63%, मतलब 25% से भी कम वोट लाकर विनोद प्रसाद यादव यहां से चुनाव जीत जाते हैं 6,503 वोट से। फिर 2015 का समय आता है, उस वक्त तक परिस्थितियां बदल चुकी थी और जो जेडीयू है आरजेडी और कांग्रेस के साथ एक महागठबंधन आकार ले चुका था, और चूंकि ये जेडीयू की सिटिंग सीट थी तो लड़ने के लिए ये सीट जेडीयू को ही दी गई। और इस बार एनडीए से जो हम सेकुलर के प्रत्याशी मुकेश कुमार यादव यहां से चुनावी मैदान में उतरते हैं। इन सब के बीच मंजू अग्रवाल जो हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी होती हैं। फिर एक बार जो है यहां पर मुकाबला होता है, फिर से त्रिकोणीय मुकाबला था। विनोद प्रसाद यादव यहां पर महागठबंधन से लड़ते हुए 44,579 वोट लाते हैं, मतलब सिर्फ 30.11% वोट महागठबंधन बनने के बावजूद। तो मुकेश कुमार यादव जो हम सेकुलर के प्रत्याशी थे, उनको 39,745 वोट आते हैं, मतलब 26.84% वोट। और मंजू अग्रवाल जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, उनको 29,671 वोट, मतलब कि 20% वोट आते हैं। तो फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट जिसमें सिर्फ 30% वोट हासिल करके विनोद प्रसाद यादव दोबारा जो है विधानसभा के लिए चुन लिए जाते हैं। फिर 2020 का चुनाव आता है, राजनीति फिर से करवट ले चुकी थी। बिहार में जेडीयू वापस से जो है वो बीजेपी के साथ एनडीए खेमे में आ गया था। तो यहां पर आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस का एक महागठबंधन बन चुका था। लेकिन जो 2020 के चुनाव में कुछ चीजें देखने को मिली थी, वो चीज यहां भी देखने को मिली। जेडीयू का प्रत्याशी, तो सामने एलजेपी ने भी अपना एक दमदार प्रत्याशी यहां पर उतार दिया, और उसी जाति से उतारा जिस जाति की संख्या यहां ज्यादा है और जिस जाति से जेडीयू अपना उम्मीदवार जो है वो देता है। विनोद प्रसाद यादव यहां पर फिर से तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे, 45,114 वोट आए। आरजेडी ने जो पिछले चुनाव में मंजू अग्रवाल निर्दलीय चुनाव लड़कर 29,500 से ज्यादा वोट लाई थी, उनको आरजेडी ने लालटेन का सिंबल दिया और वो आरजेडी से चुनावी मैदान में उतरी। तो हम सेकुलर से चुनाव लड़ने वाले मुकेश कुमार यादव को एलजेपी ने टिकट दे दिया। लेकिन इन सब के बीच एआईएमआईएम की भी एंट्री होती है, और एआईएमआईएम जो है मसरूर आलम को चुनावी मैदान में उतारता है। और जैसा कि इसका स्वभाव है, फिर से कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, फिर से मुकाबला मल्टी कॉर्नर हुआ। पिछली बार त्रिकोणीय था, तो इस बार चतुष्कोणीय हुआ, और इसमें विनोद प्रसाद यादव को आए 45,114 वोट, मतलब 26.1% वोट। मंजू अग्रवाल को आए 61,804 वोट, मतलब 35.7% वोट। मुकेश कुमार यादव 24,107 वोट लेकर आए, मतलब 13.91% वोट। और मसरूर आलम जो एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे, उनको आ गए 14,987 वोट, मतलब 8.7% वोट। तो फिर से चतुष्कोणीय मुकाबला जिसमें
35.5% से कुछ ज्यादा मत लाकर मंजू अग्रवाल जो है वो शेरघाटी में पहली बार लालटेन जलाती हैं। तो ये पिछले 3 चुनाव के आंकड़े हैं जिसमें जेडीयू को 2 बार सफलता मिली है और 1 बार जो है आरजेडी यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा है। लेकिन अगर आप इसे देखें कि आरजेडी जेडीयू जब साथ में थे तब एक जीत 2015 में और 2020 में आरजेडी को जीत यहां पर मिली, जबकि 2010 में एनडीए फोल्डर से जब जेडीयू था तब उसे जीत मिली थी। अब यहां पर अगर हम दावेदारों की बात करें तो यहां पर जो है कई दावेदार हैं और सभी जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहां पर जो है वो टिकट मिले। तो देखिए, सबसे पहले तो आरजेडी की ही बात कर लेते हैं, सिटिंग विधायक उन्हीं की हैं। तो जो पहला दावा है वो मंजू अग्रवाल का स्वाभाविक तौर पर उनका बनता है, लेकिन इन सब के बीच एक और नाम की चर्चा बीच बीच में होते रहती है, वो भगत यादव हैं और उनके नाम की भी चर्चा होती है कि वो भी आरजेडी से टिकट चाहते हैं और वो भूमि रेत कारोबारी हैं, उनके नाम की चर्चा होती है। जेडीयू से अगर हम बात करें तो विनोद प्रसाद यादव, एक बार फिर से उनके नाम की चर्चा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो जो हम सेकुलर पार्टी है उससे सुधीर यादव जो है वो प्रयास कर रहे हैं और जीतन राम मांझी इस सीट पर दावा भी ठोक रहे हैं, क्योंकि शेरघाटी में अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या बहुत अच्छी है। ये सीट सामान्य है, लेकिन यहां पर अनुसूचित जाति के वोटर्स जो हैं वो 34.2% हैं, तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और उसमें जो मांझी वोटर्स हैं उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है, तो 13-14% के आसपास। तो इसलिए जीतन राम मांझी इस सीट पर जो है वो दावेदारी ठोक रहे हैं और वहां से सुधीर यादव हैं वो कोशिश कर रहे हैं। तो चिराग पासवान की पार्टी जो है एलजेपीआर, पिछली बार मुकेश कुमार यादव एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और अच्छा चुनाव लड़े थे, 14% के आसपास उनको वोट आए थे। अभी प्रदेश महासचिव हैं एलजेपीआर के, तो उनका भी दावा यहां पर बनता है अपने प्रदर्शन के आधार पर और पिछले 2 चुनाव में उनका जैसा प्रदर्शन रहा है तो वो भी कोशिश कर रहे हैं। एक सीताराम यादव हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, शायद पीके की पार्टी से चुनाव लड़े, जनसुराज से। इसके अलावा बीजेपी से संतोष गुप्ता हैं, वो भी दावा ठोक रहे हैं कि काफी दिनों से हम पार्टी में हैं और हमें जो है अवसर मिलना चाहिए। तो दावेदारों की कमी नहीं है और देखना है कि आखिर टिकट जो है शेरघाटी में किसको मिलता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जातीय समीकरण पर भी पार्टियों की नजर होगी कि वो किसे और कैसे साथ पाएंगे उसे। यह बहुत दिलचस्प जातीय समीकरण है। जैसा मैंने आपको कहा कि सामान्य सीट है, लेकिन एससी वोटर्स जो हैं वो 34.2% है, तो एक बड़ा हिस्सा जो है अनुसूचित जाति के वोटर्स का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं वो एक तरफा किसी को वोट करते हैं, वो अलग अलग ब्लॉक में बटे हुए हैं। जो पासवान वोटर्स हैं उनकी पसंद एक अलग तरह की है, जो आपको मांझी वोटर्स हैं वो एक तरफ हैं और इसके अलावा रविदास हैं वो अपनी तरह से वोटिंग करते हैं। तो ये चंक जो है वो तीनों में वो आपको जो 2 मुख्य दल होते हैं उनके बीच भी बंटता है और यहां पर चूंकि कई बार मल्टी कॉर्नर फाइट होती है तो उधर भी जाता है, तो ये एक चीज दिखती है यहां पर। इसके अलावा अगर हम देखें जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या भी अच्छी है, 14.5%। यही वजह है कि 2020 में एआईएमआईएम ने यहां से प्रत्याशी दिया था और आपको बताऊं कि 1957 और 1962 में जो यहां के पहले विधायक थे वो शाहजहां मोहम्मद ही थे कांग्रेस से, और इसके अलावा फिर 1967 में मुश्ताक अली खान जो है वो यहां से जन क्रांति दल से जीते थे। तो जो पहले 3 परिणाम थे वहां मुस्लिम विधायक ही चुने गए थे शेरघाटी से। तो यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी है, 14.5%, और यादव सबसे ज्यादा है। आप कह सकते हैं कि यादव बहुल इलाका है, 20.5 से 22.5% के आसपास जो है वो यादव वोटर्स हैं। तो एमवाई का चंक ही 35 से 37% का
पहुंचता है, लेकिन एमओआई यहां उस तरह से काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि जेडीयू से प्रत्याशी विनोद प्रसाद यादव रहते हैं, तो एक बड़ा हिस्सा जो है उनकी तरफ भी चल जाता है। उनसे कुछ बचता है तो एक तरफ मुकेश कुमार यादव पिछला 2 चुनाव लड़ रहे हैं, तो उधर भी चला जाता है। तो इसलिए आप देखिएगा कि अगर आप देखिए 35-37% का अगर आंकड़ा एमओआई का पहुंचता है, तो जब आरजेडी चुनाव जीता भी है तब भी उसे 35.7% ही वोट आए हैं। तो इसका मतलब है कि यादव वोट में इधर उधर जो है वो वोट जा रहे हैं। हालांकि पिछली बार मसरूर आलम जो हैं वो भी 8.5% से ज्यादा वोट लेकर आ गए थे एआईएमआईएम के प्रत्याशी। यहां पर अगर हम सामान्य जाति की बात करें तो उनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, 3.5 से 4% के आसपास राजपूत हैं, इतने ही भूमिहार भी हैं, ब्राह्मण 1.5 से 2% के बीच हैं, तो 9 से 11% आप कह लीजिए तो सामान्य जाति के वोटर्स हैं। कोयरी कुर्मी 6 से 6.5% के आसपास, और वैश्य जो हैं वो 4.5 से 5% के आसपास। तो आरजेडी ने जो पिछली बार अपनी रणनीति जो है इस तरह से बदली थी कि चूंकि यादव कैंडिडेट एनडीए से रहता है तो वो इनकी वोट में सेंधमारी करता है, तो उन्होंने मंजू अग्रवाल को, जो वैश्य वोटर्स हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित किया था, और इस योजना जो उन्होंने रणनीति बनाई थी उसमें सफल भी रहे थे। तो अब देखना है कि इस बार क्या कुछ होता है, क्योंकि यहां पर परंपरागत वोटर्स को जोड़कर आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन यहां पर सोशल इंजीनियरिंग बहुत जो है वो जरूरी है। और जो 2 पार्टियां सोशल जस्टिस की सबसे ज्यादा बात करती हैं, आरजेडी जेडीयू, उन दोनों के बीच मुकाबला होता है, तो जो बेहतर सोशल इंजीनियरिंग यहां पर कर लिया शेरघाटी में, जीत उसी की होगी, बाजी उसी के हाथ लगेगी। तो चलिए, शेरघाटी का शेर कौन होगा इस पर हमारी नजर बनी हुई है, और यहाँ का बेहद दिलचस्प मुकाबला रहेगा। कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं वो जैसे जैसे खुलासा होता जाएगा आपके सामने हम लाते जाएंगे वो तस्वीरें। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद टीएमटी आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद टीएमटी में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में।